नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। संजय द्विवेदी। दोस्तों, आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो वार्ता करने जा रहा हूँ, वो जो भी दो राज्यों में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, उस विषय पे हमारा ये वीडियो आज मैं चर्चा करूँगा इस पे कि जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलके, लेकिन हरियाणा में क्या हुआ कि जबकि इतना अच्छा जनता का साथ भी दिया, लेकिन चुनाव हार गए। दोस्तों, आपको याद होगा 2019 में 2024 में भी लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें माननीय नीतीश कुमार जी, जो खैर भाजपा में चले गए हैं और मुख्यमंत्री बन गए बिहार के, उनका बड़ा सहयोग रहा ये इंडिया गठबंधन बनाने के लिए। और उन्होंने गठबंधन बनाया, सभी के यहाँ गए, सभी से बातचीत की, और आखिर में क्या हुआ कि गठबंधन हमारा बनकर तैयार हो गया, जिसे हमने इंडिया गठबंधन बोला। इसकी बैठकें हुई और 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उस गठबंधन ने मिलकर आपस में चुनाव लड़ा और भारी और अच्छे मतों से जीता। सरकार नहीं बना पाए, कुछ सीटें कम रह गई, लेकिन तब भी जनता के बीच अपनी सोच जो थी कि नहीं, हमारी ये सोच है, हमें इस तरह से काम करना है, ये सोच जनता के सामने इंडिया गठबंधन ने पहुंचाई, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष खड़ा है। तो उस विशाल वृक्ष को अगर पार पाना है तो आपको भी मजबूती से रहना पड़ेगा। जैसे मैं कहावत सुनाऊं आपको, एक गांव का आदमी था, शेर निकला, लोगों ने मना किया और जाके शेर के सामने खड़ा हो गया, शेर ने खा लिया। अजगर है, विशाल का अजगर निकला, पहुंच गए, लेकिन अगर इन अजगर और शेर को हम अगर पकड़ेंगे अपने एक ऐसे करके पकड़ेंगे, जिस तरह से एक हम बनाएंगे, योजना बना के पकड़ेंगे, योजना के अनुसार कार्य करेंगे। देखिए, योजना बनाना उचित नहीं है। अगर इससे किसी का भला हो, देश का भला हो या गांव का भला हो, तो योजना बना के हम शेर और अजगर को पकड़ सकते हैं। खैर, जो विधानसभा चुनाव में गलती हुई है कांग्रेस से, मैं फिर कहूंगा एक बार आपसे कि चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, कम से कम 11% वोट ज्यादा मिला। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या रही? अगर सपा कह रहे हमें सीट चाहिए, आप कह रहे हमें सीट चाहिए, और आप लोकसभा चुनाव में गठबंधन में रहे हैं, तो सीट शेयरिंग में कोई मतलब है। आप ये मत सोचिए कि साहब सपा का हरियाणा में क्या है, ये आप कैसे सीटें दें। जब आप इतने छोटे विचार से कार्य करेंगे तो निश्चित जान लीजिए कि आप आगे बढ़, आप उस महाशक्ति से नहीं टकरा पाएंगे। आपको याद होगा कि कभी कांग्रेस भी इसी तरह मौजूद थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, लाल बहादुर शास्त्री बने, राजीव गांधी बने, नरसिम्हा राव, तमाम प्रधानमंत्री बने, इसी तरह मजबूत थी। और भारतीय जनता पार्टी विचार क्या करती थी, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। देखिए, उस समय जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने विचार किया और एक पूरे सभी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े और उसका परिणाम निकल के सामने आया। आज भी विधानसभा चुनाव, इसको आप लोकसभा चुनाव समझें कि स्टेट पे भी अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम जनता का भला करेंगे ना। आप जिस समय इस तरह देख रहे हैं, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है और दल बदल कानून का दुरुपयोग हो रहा है, संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, आए दिन हत्याएं और मर्डर हो रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए? इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम योजनाबद्ध तरीके से सामूहिक सब लोग मिलकर अगर कोई चुनाव लड़ेंगे तो उसमें हम निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। जो हरियाणा में गलती हुई, मैं ये चाहता हूं कि हरियाणा में 11% ज्यादा वोट मिला, सीटें ज्यादा मिली, कम से कम 16-17 सीटें ज्यादा मिली पिछले चुनाव 2019 के मुकाबले में, और तब भी सरकार नहीं बना पाई। 11% ज्यादा वोट मिला, जबकि भारतीय जनता पार्टी को उतने परसेंट वोट नहीं मिला, बल्कि उनका परसेंटेज और बराबर आ गया। आज कांग्रेस और उनका परसेंटेज हरियाणा में बराबर है, लेकिन वो जीतने में सफल रहे। क्यों? उन्होंने जो योजनाएं बनाई, जो योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, डोर टू डोर जाकर चुनाव लड़ा,
जिसका नतीजा कि आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही है और मैं उनको बधाई देता हूं। बिल्कुल भाई, चुनाव है, कोई वो तो है नहीं कि अब हम किसी दूसरे के लिए बैठे हों। हमारी नीतियां पसंद जनता को आएंगी तो हमसे जुड़ेगी, तुम्हारी नीतियां पसंद आएंगी तुमसे जुड़ेगी। हमने नीतियां अच्छी बनाई भी, लेकिन जो सबसे बड़ी जो कमी कर दी कांग्रेस ने, वो कमी ये कर दी कि उन्होंने पूरा जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन नहीं रहने दिया, उस गठबंधन को तोड़ दिया। यही सबसे बड़ा एक हार का कारण है। दूसरा हार कारण क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार रहती है, उसका चुनाव आयोग में थोड़ा सा हस्तक्षेप रहता है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रहता है, क्योंकि चुनाव आयुक्त उनको नियुक्त करना है, सब कुछ। अभी तो 10 साल से बिल्कुल कोई प्रतिपक्ष नेता नहीं था। जब प्रतिपक्ष कोई नेता नहीं था तो पूरे अधिकार माननीय प्रधानमंत्री के पास सुरक्षित थे, माननीय गृह मंत्री के पास सुरक्षित थे, तो जो चाहे वो निर्णय लें। लेकिन आज प्रतिपक्ष का नेता भी है, जनता की बदौलत, जनता ने जो सम्मान दिया इंडिया गठबंधन को, उसकी बदौलत एक नेता भी है। राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो अब आने वाले दिनों में जो भी निर्णय होंगे, जो भी वहां से निर्णय होंगे, इस तरह के निर्णय होंगे, उसमें प्रतिपक्ष नेता का भी अपना एक हस्तक्षेप रहेगा। लेकिन इससे पहले तो नहीं था ना। तो इससे पहले जिसको देखिए, आज समय क्या है, आज बहुत स्पष्ट बता दें कि समय आज जो आगे आए, समय आदमी आज स्वार्थ पे जिंदगी जी रहा है, लालच में जिंदगी जी रहा है। आज बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, अगर स्वार्थ किसी सामने, लालच किसी सामने रख दिया जाए तो वो नहीं सोचेगा कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। वो शायद अपने घर वालों से भी गद्दारी कर दे। तो राजनीति क्या चीज है? तो जब हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे, अभी हमारे 2 स्टेट में चुनाव बाकी है, महाराष्ट्र झारखंड में। अगर ये गलती पुनः तो दोहराई गई, देखिए जब पेड़ में फल लगते हैं तो एक पेड़ वो होता है जिसमें फल ही नहीं, तो चढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन जिस पेड़ में फल लगते हैं वो पेड़ झुकता है। ये देखी हुई चीज है, कहावत भी है और देखी हुई चीज है कि जिस पेड़ में फल लगेंगे वो फल झुकेगा। तो आज कांग्रेस की डालों में फल लग गए हैं। इंडिया गठबंधन के रूप में लोग उनके साथ आ गए हैं, हाथ से हाथ और दिल से दिल मिलाकर चलना चाहते हैं। तो ऐसी कोई गलती ना हो। पश्चिम बंगाल से लेके जहां तक भी आपका जो है सोच जाती है, कन्याकुमारी तक, जहां तक भी है, जहां जहां ऐसे गठबंधन की आवश्यकता है। लेकिन मैं एक बात फिर कहूंगा, एक बात ये कि आज देश में जहां भी चुनाव हो, इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं, उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हो या न लड़ रहे हो, लेकिन उनकी 2-3 मीटिंग वहां पे उस स्टेट में होना आवश्यक है, जिससे जनता भ्रमित ना हो। आज जनता भ्रमित हो जाती है कि साहब समाजवादी पार्टी कुछ कह रही, शिवसेना कुछ कह रही, शरद पवार जी कुछ कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता कुछ कह रही। तो अलग अलग विचार जब आने लगते हैं तो निश्चित है कि जनता में कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन 2 से 3% वोट जो है वो आगे खिसक जाते हैं। तो इस तरह की कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जिसकी वजह से आपकी जनता के बीच में आपका जो विश्वास है वो टूटे। विश्वास नहीं टूटना चाहिए देशवासियों के सामने किसी पार्टी का। जब विश्वास टूट जाता है, पिछले 10 साल से क्या था, बहुत लोगों ने सोचा वो 10 साल से कांग्रेस नहीं आ पाई, कांग्रेस नहीं है, प्रतिपक्ष का नेता नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि जो नेतृत्व है इस समय, वो विश्वास नहीं जीत पाया था देश की जनता का। लेकिन आज वही राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है और लोगों से मिलने जा रहे हैं, नई दुकानें मिलने जा रहे हैं, रेलवे के ड्राइवरों से मिलने जा रहे हैं, तमाम ऐसे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज उनकी लोकप्रियता जो है वो निश्चित रूप से बढ़ रही है। और उस लोकप्रियता को हम कैसे और बढ़ाएं, ये सभी पार्टियों को विचार करने की जरूरत है। इसमें ईगो, अहम या अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार के लिए आप सामने वाली पार्टी छोड़ दीजिए, उसे अहंकार करने दीजिए, वो अहंकार करने के लिए ठीक है। क्योंकि अहंकार में उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, ना गरीब दिखाई पड़ रहे, ना मध्यम वर्गीय दिखाई पड़ रहे, ना किसान दिखाई पड़ रहे, ना कोई उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है इस समय। उनको सिर्फ अहंकार दिखाई पड़ रहा है। अहंकार में वो एक अपने 2, 4, 10 जो वहां के
गुजरात के उद्योगपति हैं, उनको मालामाल करते चले जा रहे हैं। जीएसटी पूरे देश पे लागू है, स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं पे भी लागू है, दवाओं पे लागू है, लेकिन उस महान व्यक्ति के ऊपर जीएसटी लागू नहीं है। तो ये मैं यही कह रहा हूं कि उनको अहंकार में रहने दीजिए। लेकिन अगर आपको देश की जनता से प्यार है, देश की जनता को का दिल जीतना है, आगे उनके जो हम वादे करेंगे, जो वादे पूरे करने हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हम अगर एक मुट्ठी बंद करके, चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, या जहां जहां चुनाव आ रहे हैं, जितने भी चुनाव होंगे, अगर हमें लड़ना है, अगर जीतना है, तो निश्चित रूप से हमें उस तरह की योजनाएं बनानी पड़ेंगी, उस तरह से कार्य करने पड़ेंगे। तभी हम इस जो एक हमारे सामने वृक्ष खड़ा है, एक बहुत मोटा वृक्ष खड़ा है जो हिल भी नहीं पा रहा है, कभी हिलता है, कभी डगमगाता है, कभी फिर आ जाता है। तो उस वृक्ष को हमको अगर धक्का देना है तो हम लंबी लकीर खींचेंगे, उसके सामने उससे बड़ा पेड़ एक खड़ा कर देंगे, तो ऑटोमेटिक वो पेड़ उसकी छांव में नीचे दब जाएगा। क्योंकि हम राजनीति कर रहे हैं। इस देश की जनता को चाहिए प्रेम विश्वास अगर हमें जीतना है तो हमें उस तरह से लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिस तरह से जनता का कोई लाभ हो। आज 80 करोड़, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार कह रही है सब 80 करोड़ लोग हमारे गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको अनाज दिया जा रहा है। हमें इस पर सोचना चाहिए कि 40 करोड़ कैसे हो, ये 20 करोड़ कैसे हो, ये 30 करोड़ कैसे हो। हमें इस पे सोचना चाहिए, इस पे हंसना नहीं चाहिए, ये इस पे खुशी नहीं मनानी चाहिए कि हम देश की जनता में, 80 करोड़ जनता में हम धन अनाज बांट रहे हैं। हमें रोजगार कैसे उपलब्ध कराने हैं, हमें जो महंगाई देश में बढ़ रही है वो कैसे खत्म करानी है। जब हम ये लेके चलेंगे और एक विश्वास लेके चलेंगे कि ईवीएम से अगर कोई घोटाला करते हैं ये, तो किस तरह घोटाला कर रहे हैं ये, उस घोटाले की वजह क्या है, हमको जब तक उसकी वजह नहीं ढूंढेंगे हम। भाई किसी व्यक्ति को अगर हराना है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। मेरा सभी इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों से निवेदन है, जो मेरा ये वीडियो देखें, उनको ये देखना है ईवीएम की बुराई मत करिए, क्योंकि उसी ईवीएम की बदौलत आप जीतते हैं। आप भी तो जीत क्या है, 38 सीटें, या जम्मू कश्मीर में भी जीत क्या है, कर्नाटक में तो आप जीते, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जीते, सब जगह तो आप जीते। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें ली, ईवीएम बदौलत ली। तो ईवीएम से क्या कर सकते हैं 10-15 सीटों के माध्यम से, चूंकि 10 से 12 सीटों में की गड़बड़ी होने की संभावना है, ये बात दुनिया जान रही, लेकिन किसी के पास इस बात का सबूत नहीं है कि वो गड़बड़ी किस तरह की हुई। तो हमें उन गड़बड़ियों को ढूंढ कर उनको जनता के सामने लाना है कि साहब ये गड़बड़ियां हैं, इसलिए हम ईवीएम के लिए बात कहते हैं। तब तो शायद देश की जनता को वहां पर विश्वास आएगा, वरना सिर्फ एक बयानबाजी करके, बयान देने से जनता में आपके प्रति आक्रोश बढ़ता है, जनता में आपके प्रति विश्वास कम होता है। तो इस विश्वास को जगाने के लिए ईवीएम की बुराई न करके, ईवीएम के अंदर ये क्या हो सकता है, किस तरह घोटालेबाजी हो सकती है, चुनाव आयोग मिलके ईवीएम से कैसे दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है, हमें चुनाव आयोग की पोल खोलनी है। पोल जब तक हम नहीं खोलेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चुनाव आयोग की हमें पोल खोलनी है, ईडी की हमें पोल खोलनी है, सीबीआई की हमें पोल खोलनी है। जितने भी हमारे संवैधानिक संस्थान हैं, जिनको कांग्रेस के या दूसरे प्रधानमंत्री ने बनाया था, जिसका दुरुपयोग सुनने में निश्चित आ रहा है, बार बार कि सुनने में आ रहा है कि साहब इनका दुरुपयोग हो रहा है। तो दुरुपयोग अगर हो रहा है तो किस तरह दुरुपयोग हो रहा है, कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से आप जानिए, उस चीज ढूंढिए। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि साहब संवैधानिक संस्था को बंद कर दिया जाए, ये संभव नहीं है। उसके विषय में जब तक आपको जानकारी एकत्रित नहीं होगी, तब तक आप किसी भी संवैधानिक संस्था का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं पे सुप्रीम कोर्ट भी अंकुश नहीं लगा सकती है। छोटा उदाहरण समझ लीजिए आप, 17 विधायकों ने दल बदला महाराष्ट्र में। अभी जो 2.5 साल बाद जो सरकार गिरी है, दल बदल के कानून के अंदर उन्होंने दल बदला,
दल बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट भी आया, उसमें लिखा था साहब विधानसभा अध्यक्ष ने गलत किया, राज्यपाल ने गलत किया, उन्होंने पूरी सरकार को असंवैधानिक कह दिया, लेकिन फिर भी सरकार हमारे देश में चल रही है। क्यों आज के समय में वो व्यक्ति नहीं है जो आदर्शों, सिद्धांतों, परोपकार, उपकार पे काम कर रहे हों। उनका उद्देश्य दूसरा है इस देश में। उनका उद्देश्य सिर्फ एक उद्देश्य है कि इस देश को कैसे हम खोखला करें, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा कैसे हम जबरन उगाई के जरिए लें, उनका ये उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को मैं नहीं कह रहा हूं। अब उस उगाई में वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई है, अब वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म कर दे, वो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जाने, लेकिन जबरन उगाई हुई ये तो निश्चित हुआ ना। तो जबरन उगाई अगर कोई सरकार ले रही है तो माफिया में और सरकार में क्या अंतर है? माफिया भी तो कहते हैं हम इसको मार डालेंगे। जिस तरह से आज महाराष्ट्र में एक हमारे एनसीपी के नेता जो पूर्व कांग्रेस थे, पूर्व मंत्री थे, 22 श्रेणी सुरक्षा थी उनके पास, और हृदय घटना उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। 22 श्रेणी सुरक्षा मिलने के बाद तो हम जैसे लोग जो हैं वो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? जिस सरकार ने 22 श्रेणी सुरक्षा दी हो, उसमें अगर कोई नेता की हत्या की जाती है और वो भी दूर से गोली मारी जाती है, तो आप समझ लीजिए इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो पहले तो सुरक्षा मुझे अपनी करनी है, देन तब हम बात दूसरे करेंगे। तो यही मैं कहने का मतलब है, उनको मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। परिवार को उनके जो है परिवार को उनको सांत्वना मिले, शांति मिले। इस जो हुआ है, सिर्फ हत्या हुई है, उसको सहन करने की भगवान शक्ति दे। ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति द्वारा ना हो, यही मैं मानता हूं देश में। जय हिंद, जय भारत।